हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गैसियस स्टेट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको गैस लॉज पढ़ाऊंगा। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, बैरोमीटर, और बैरोमीटर के साथ साथ हम लोग जो है बलून्स के लिफ्टिंग कैपेसिटीज वगैरह भी पढ़ेंगे। डाल्टन्स लॉ भी पढ़ेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। साथ में लास्ट पार्ट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और क्रिटिकल कांस्टेंट्स वगैरह की पढ़ाई करेंगे। तो एक लंबा चैप्टर है, लगभग मुझे 7-8-10 लेक्चर लगेंगे इसमें। आइए पहले लेक्चर से शुरुआत करते हैं, लेक्चर नंबर 1। इससे पहले कि हम लोग गैसियस स्टेट की पढ़ाई शुरू करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गैस मैटर का एक स्टेट है। मैटर के कई सारे स्टेट होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, प्लाज्मा, कोलॉइड्स, बहुत सारे स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं मैटर के। अभी हम लोग मोटे तौर पर 3 स्टेट एग्जिस्ट करते हैं हमारे लिए, है ना, सॉलिड्स, लिक्विड और गैस। ये 3 मेन स्टेट्स होते हैं मैटर के। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर इनके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि जहां तक वॉल्यूम का सवाल है, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। अगर आप 1 लीटर दूध लेके आते हैं तो 1 ही लीटर रहेगा, 2 लीटर नहीं हो जाए। लेकिन गैस के साथ नहीं है। अगर आप एक सिलेंडर में 1 लीटर गैस लेके आते हैं और अगर आप उस सिलेंडर खोल देंगे तो हो सकता है 4 लीटर गैस हो जाए, वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। तो गैस का वॉल्यूम जो है वो नॉट फिक्स्ड होता है, ठीक है, फिक्स्ड नहीं होता। शेप की बात करिए, शेप की बात करेंगे तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। जैसा बर्तन होगा वैसा शेप जो है लिक्विड एक्वायर कर लेगा, ठीक है। गैस का भी शेप इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है, ये शेप फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज के आधार पे आप सॉलिड, लिक्विड, गैस में बाइफर्केशन कर सकते हैं। सॉलिड उसे कहते हैं जिसका वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड होता है, लिक्विड उसे कहते हैं जिसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स नहीं होता, और गैस उसे कहते हैं जिसका ना वॉल्यूम फिक्स्ड होता है और ना शेप फिक्स होता है, ठीक है। इसके अलावा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में वॉल्यूम और शेप के अलावा आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में भी बात कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जहां तक बात करेंगे आप, तो सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होते हैं, दे आर स्ट्रांगेस्ट। बहुत ज्यादा 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। गैसेस लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम होता है, गैस में बहुत कम, है ना, वेरी वेरी वीक अट्रैक्शन, ठीक है, वीक अट्रैक्शन होता है। और इस वीक अट्रैक्शन की वजह से गैसेस फ्रीली मूव कर पाते हैं, ठीक है। जबकि लिक्विड्स में ना बहुत ज्यादा ना बहुत वीक, है ना, बीच का होता है, इंटरमीडिएट कहते हैं ना, इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस इंटरमीडिएट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से लिक्विड क्या बहुत दूर, बहुत ज्यादा एक्सपैंड भी नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं होते हैं। ये कंट्रोल्ड मोशन में बहते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल गया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल आगे बढ़ता है, फिर तीसरा बढ़ता है, तो दे स्टार्ट फ्लोइंग, फ्लो करते हैं, ठीक है। तो मैंने वॉल्यूम, शेप, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर मोशन के बारे में भी आप, है ना, बात कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर, है ना, मोशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। सॉलिड्स जो हैं वो अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं और बहुत होगा तो वो अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इनका मोशन जो होता है वो वाइब्रेशनल नेचर का होता है, ठीक है, वाइब्रेशनल का होता है। जबकि गैसेस जो होते हैं उनके बीच उनके फोर्सेस इतने वीक होते हैं कि इनका मोशन बिल्कुल रैंडम मोशन होता है, ठीक है। दिस इज रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन करते हैं, जिसका जिधर मन आता है उधर जाता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई अट्रैक्शन का दबाव नहीं है कि आपने किसी को रोका हुआ है अट्रैक्शन की वजह से। सॉलिड्स में क्या है, 2 लोग एक दूसरे के अट्रैक्शन इतना इंटेंस होता है कि लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते हैं। जबकि गैसेस में एक का दूसरे के ऊपर कोई रोक टोक अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए गैसेस फ्रीली मूव करते हैं और जितना मन करे उतना एक्सपैंड कर सकते हैं। जितनी जगह देंगे आप, गैस पूरी पूरी ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगी, ठीक है। लिक्विड्स के साथ क्या है, लिक्विड्स का मोशन है वो एक कंट्रोल्ड मोशन होता है ना, कंट्रोल्ड मोशन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक
4 पैरामीटर्स मैंने रखे हैं, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसकी अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा गैस पे फोकस्ड हैं। हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंशिएशन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, इसलिए इन 4 चीजों से बहुत क्लियर हो जा रहा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या फर्क है। इस चैप्टर में हम लोग सॉलिड और लिक्विड की बात ना करके सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, गैस की बात करेंगे। ठीक है, एक गैस को स्टडी करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बातचीत करा जाए। पैरामीटर्स ऑफ गैसेस। एक गैस के लिए कई पैरामीटर्स हो सकते हैं। पहला, वॉल्यूम। गैस को जिस कंटेनर में आप रखिए, है ना, वो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, और गैस का के लिए हम ये यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम की केमिस्ट्री में। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml इज 1 cc। ठीक है, cc मीन सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml या 1000 cc को हम 1 डेसीमीटर क्यूब या 1 लीटर भी कहते हैं। ठीक है, और 1000 डेसीमीटर क्यूब अगर होता है या 1000, है ना, लीटर होता है, तो इसको हम 1 मीटर क्यूब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम की बात हो गई। दूसरा पैरामीटर गैसेस के लिए जो यूज होता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की स्टडी की जा सकती है। टेम्परेचर के लिए गैसियस स्टेट में इस चैप्टर में हम लोग टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल ही मेजर करेंगे। अक्सर हम टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल मतलब टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, तो टी इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल, इसी को आप एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल भी कहा जाता है, टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल। तो T इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल। T से अक्सर हम ना टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिनोट करते हैं। T इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो जाएगा। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, जितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है उसमें 273.15 जोड़ देंगे तो आपको टेम्परेचर इन क्या मिल जाएगा, केल्विन स्केल मिल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पैरामीटर जो है गैसेस को पढ़ते समय टेम्परेचर हो जाता है। तीसरा पैरामीटर होता है मोल। ठीक है ना, मोल होता है जिसको हम एन से डिनोट करेंगे। मोल बड़ी आसानी से निकल सकता है, मैंने मोल चैप्टर काफी डिटेल में पढ़ा है, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। मोल 3 तरीके से निकलता है, मेनली वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यहां पर यूज किया जाता है ना। वेट ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये चीज हो गई। अब चौथा पैरामीटर जो होता है वो है प्रेशर। प्रेशर गैस का बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। प्रेशर क्या होता है, जब भी गैस किसी कंटेनर में बंद होती है, मान लीजिए एक बर्तन है जिसमें बंद है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार, जैसे ये मॉलिक्यूल है, लगातार छत से, जमीन से, दीवार से, इस दीवार से, पीछे लगातार कांस्टेंट टकराते रहते हैं। ठीक है, एक दीवार पर लगातार जैसे एक घनी बारिश हो रही हो तो टिन के छत पे अगर बूंदे गिरती है तो आपको कैसी आवाज आती है ना, एकदम लगता है जैसे तड़तड़ तड़तड़ उसके ऊपर बूंदे गिर रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहां पर, है ना, उसी तड़तड़ाहट के साथ जो है ये मॉलिक्यूल्स जो है दीवार से टकराते हैं, और ऐसा ये कंटेनर जो है बाहर की तरफ क्या महसूस करता है, एक दबाव सा महसूस करता है। चारों दीवारें बाहर की तरफ जाना चाहती हैं, छत ऊपर चला जाना चाहता है, जमीन नीचे चली जाना चाहती है। इस चीज को आप प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर इज ड्यू टू कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट। कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट मींस बौछार, ना, बॉम्बार्डमेंट of gas molecules on the wall of container. Gas molecules on the wall of container. कंटेनर के वॉल पे लगातार टकराने की वजह से, है ना, ये प्रेशर डेवलप करता है। प्रेशर को हम कई तरीके से नापते हैं, जैसे 1 मीटर बाई 1 मीटर आप लेंथ ले लीजिए, 1 बाई 1 मीटर है। इस पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो हम कहेंगे प्रेशर इज, ऑफ कोर्स प्रेशर को हम फोर्स अपॉन एरिया करके नापते हैं, प्रेशर इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट इस्तेमाल की जाती है, ये ऐसा यूनिट है प्रेशर की, है ना। इसके जगह पर हम कभी कभी पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, पास्कल भी लिख देते हैं। तो आमतौर पर प्रेशर को हम ऐसा यूनिट्स में, ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के रूप में नापते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में प्रेशर को नापने के और भी सारे यूनिट्स हैं। जैसे अक्सर प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेयर में भी
नापना पसंद करते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर कितना होता है, उसको जानने से पहले आप प्रेशर को ऐसे भी समझिए। क्या, मान लीजिए कोई फ्लूइड है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है किसी बर्तन में, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, या एक लिक्विड भरा हुआ है। जो याद रखिए कि गैस भी एक फ्लूइड ही है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। मैं कह सकता हूं इस लिक्विड की वजह से जो नीचे की तरफ प्रेशर आ रहा होगा, वो प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इसका इस लिक्विड के सेंटर ऑफ मास से नीचे फोर्स लग रहा है एम इंटू जी अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर इज इक्वल्स टू मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी बाई ए। प्रेशर को लिखा जा सकता है, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, ये जो हाइट है, बेस एरिया इंटू हाइट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो हम V के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बेस एरिया A इंटू एच रो जी बाय ए कट गया, प्रेशर इज इक्वल्स टू एच रो जी, ठीक है ना, एच रो जी, ये प्रेशर निकल के आया। तो यानी कि कोई भी लिक्विड का उसके बेस पर जो प्रेशर लगता है वो एच रो जी होता है, जहां एच उस लिक्विड की हाइट हो गई, रो उस लिक्विड की डेंसिटी हो गई, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। याद रखने की जरूरत है कि ये शेप पे नहीं डिपेंड करता, ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई कंटेनर ऐसा है या कोई कंटेनर ऐसा है या कोई कंटेनर ऐसा है, गोल है, लेकिन अगर लिक्विड्स की हाइट सेम है, एच हर जगह, एच यहां पे भी है, अगर एच यहां पे भी है, तो प्रेशर जो लगेगा यहां यहां और यहां, वो हर बार क्या लगेगा, सेम लगेगा, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि प्रेशर जो है वो हाइट के प्रोपोर्शनल है। तो इस तथ्य का सहारा लेके एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकाला गया, और कैसे निकाला गया मैं उसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं। और आज के बाद हम लोग केमिस्ट्री में अक्सर ऐसा यूनिट यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पसंद करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगाता है। तो आइए, है ना, वन एटमॉस्फेयर को मैं अब डिफाइन करने की कर सकता हूं, क्योंकि मैंने बता दिया P इज इक्वल टू एच रो जी होता है, ठीक है। आइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफाइन करते हैं। टॉरिसेली नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, एक डिश लिया जिसमें पूरा मरकरी भरा हुआ था, और एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें उन्होंने पूरा ऊपर लबालब मरकरी भर के, है ना, इसको उल्टा कर दिया, ऐसा हुआ, ऐसा, ये पूरी मरकरी से भरा हुआ है, मरकरी से भरा हुआ है। यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इसको भी समझा जाए और डिटेल में समझा जाए, है ना। यहां जो प्रेशर लग रहा है हम उसको 1 एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगा रहा होता है, और ये प्रेशर बहुत डिफरेंट होता है लिक्विड और सॉलिड के प्रेशर से। जैसे सॉलिड और लिक्विड्स हमेशा नीचे की तरफ प्रेशर लगाते हैं ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। मैं खड़ा हूं तो मैं अगल बगल नहीं प्रेशर लगा के, बल्कि सिर्फ नीचे प्रेशर लगा रहा हूं। लिक्विड का प्रेशर भी हमेशा नीचे लगता है, लेकिन गैस का प्रेशर हर जगह लगता है। जैसे अगर इस कमरे में गैस है तो वो दीवार पे भी प्रेशर डाल रही होगी, दूसरे दीवार पे भी डाल रही है, छत के ऊपर भी प्रेशर डाल रही है, जमीन पे भी डाल रही है, पीछे वाली दीवार को भी ढकेल देना चाहती है, आगे वाली दीवार को भी ढकेल देना चाहती है। तो गैसेस हमेशा हर दिशा में प्रेशर लगाते हैं। अब फॉर इंस्टेंस आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां से अचानक गायब हो जाता हूं और मेरे गायब होने की वजह से जो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, उस वैक्यूम को हवा जो है ना, वो भर देगी तुरंत, ठीक है। तुरंत हवा आसपास की वहां आएगी और भर देगी। ऐसा ही इस वक्त भी हो रहा है। हर वक्त हवा इस कोशिश में है कि वो मेरे बॉडी को क्रश कर उसके द्वारा ऑक्यूपाइड जगह को भर दे, ठीक है। ये जो लगातार मेरे बॉडी पे हर दिशा में प्रेशर लग रहा है, इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो कई लोग का मिसकॉन्सेप्शन होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ, है ना, हमारे सर पे ही लगता है और एटमॉस्फेयर के वजह से वो प्रेशर लग रहा है, नहीं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे क्रश कर देना चाहता है, आपको ऐसे समझना होगा। मतलब अगर मैं अपने इस टेम्पल पे बात करूं तो प्रेशर इधर लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इधर बात करूं तो इधर लग रहा है। अगर सामने वाले फोरहेड पे उसके परपेंडिकुलर लग रहा है,
मेरे सर पर यहां प्रेशर लग रहा है, अगर मैं नीचे बात करूं तो एक प्रेशर इधर भी लग रहा है। प्रेशर हर तरफ से लगता है ताकि किसी चीज को क्या कर दे, क्रश कर दे, इस तरह से प्रेशर एक्ट करता है। ठीक है, तो अब आप जो व्यूअर्स हैं एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर हमेशा नीचे लगेगा ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन गैस का प्रेशर हर दिशा में लगेगा। अगर वो जिस बर्तन में होगा उस बर्तन को फोड़ देना चाहता है, आप ऐसे समझिए, यानी दीवारों पे बाहर की तरफ, छत पे ऊपर की तरफ, जमीन पे नीचे की तरफ, ऐसे प्रेशर लगता है। ठीक है, अब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके अंदर पूरा ऊपर तक मरकरी भरा हुआ है। अब दो टेंडेंसीज है यहां पे, ये एटमॉस्फेयर, ये मरकरी बाहर निकल जाना चाहती है क्योंकि इसका अपना वेट है और वेट की वजह से ये बाहर निकल जाना चाहता है, और निकलते ही बाहर ये पूरा लेवल जो है मरकरी का ये ऊपर उठने लगेगा और पूरे एटमॉस्फेयर को ये ऊपर ढकेलेगा, है ना, इसमें ऊपर ढकेलना चाहता है। ठीक है, तो मरकरी बाहर निकल के पूरे एटमॉस्फेयर को ऊपर ढकेलना चाहती है। पूरा एटमॉस्फेयर चाहता है कि प्रेशर डाल के मरकरी को इसके अंदर भेज दें। तो दो अपोजिंग टेंडेंसीज काम कर रही हैं। ये दोनों टेंडेंसीज एक दूसरे को 76 सेंटीमीटर पे काउंटर बैलेंस कर लेती है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर पे एक दूसरे को बैलेंस कर लेती है। मतलब क्या, 76 सेंटीमीटर बैलेंस करती है, मतलब ये इसके अंदर की मरकरी धीरे 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 नीचे सरकती जाएगी और एक समय आएगा जब ये यहां पर आकर रुक जाएगी। ये जब हर बार नापा जाता है तो 76 मिलता है लोगों को, हर बार ये 76 सेंटीमीटर मिलता है। मतलब क्या, और ध्यान रखने की जरूरत है कि मरकरी के बाहर निकल जाने की वजह से यहां पर एक परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट होता है। ठीक है, परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट को बैरोमीटर कहते हैं, और बैरोमीटर कहते हैं, सबसे पहले टॉरिसेली नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो अब यहां पर परफेक्ट वैक्यूम हो गया और ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का कॉलम हो गया। अब आप कह सकते हैं कि 76 सेंटीमीटर होते ही ये जो 1 एटमॉस्फेयर इसके अंदर मरकरी भेजना चाहता था और मरकरी जो खुद बाहर निकलना चाहती थी, ये दोनों टेंडेंसीज एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। मतलब अगर आप इसको 75 करेंगे तो ये हावी हो जाएगा और ये मरकरी को अंदर भेज देगा, फिर मरकरी लेवल विल राइज एंड बिकम स्टेबल एट 76। अगर आप इसको 77 कर देंगे तो मरकरी का वेट बढ़ जाएगा और मरकरी धीरे 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 नीचे आएगा और फिर 76 पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यानी 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का जो कॉलम, हाइट का कॉलम है, वो ठीक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। तो आप कह सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर इज नॉट इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम्स प्रेशर। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, जितना 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, आइए निकालते हैं बच्चों। एक हाइट पर एक जैसा प्रेशर होगा, यहां पे जो प्रेशर होगा वही यहां पे प्रेशर होगा। यहां प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। यहां कितना प्रेशर है, यहां जो प्रेशर है वो है 76 रो जी। 76 बाय 100 इसलिए किया ताकि मीटर में चेंज हो जाए। H, ये H है, दिस इज H। मरकरी का जो रो होता है, डेंसिटी होता है, वो 13,600 kg पर मीटर क्यूब होता है ना, kg पर मीटर होता है, ये रो है। ठीक है, और G कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो आज आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग SI यूनिट में निकाल सकते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 76 बाय 100 इंटू 13600 इंटू 9.8, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। आप यूनिट भी देख सकते हैं, ये मीटर और मीटर स्क्वायर हो गया, और केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स होता है, न्यूटन हो जाए। ठीक है, तो अभी मुझे पता चला कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पड़ता है वो 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना। इसको आप 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक जितने प्रेशर की यूनिट्स बताई मैं सबको समराइज करूंगा, पहले एक एक टुकड़ों में देख लिया जाए। फिर एक और यूनिट है, एक और यूनिट क्या है, बार। 1 बार, एक बार कितना होता है, 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 बार इज 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या
10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल। तो ये जो 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल है, इसको आप एक बार कह सकते हैं, एक बार कह सकते हैं। तो एक और कन्वर्जन मुझे पता चला, इसको भी आप एक बार कह सकते हैं, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी आप एक बार कह सकते हैं। तो एक नया कन्वर्जन पता चला, 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 बार। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 बार भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और यूनिट है टॉरिसेली के सम्मान में, हम लोग 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है उसको 1 टॉर या 1 टॉरिसेली कहते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इट इज इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, विच इज इन टर्न इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिसको आप 760 टॉर भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर कैन बी रिटन एज 760 टॉर भी कहा जा सकता है। तो मैंने यहां पे प्रेशर के बारे में सब कुछ बता दिया आपको। आइए इस चीज को, प्रेशर की सारी यूनिट्स को एक जगह समराइज करते हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफी मदद करेगा। हम लोग कह सकते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज 1 पास्कल, ये बताया मैंने ये भी बताया 1 एटमॉस्फेयर इज 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1.013 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल, या 1.013 बार हो सकता है। ठीक है, इट इज 1 एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य है, बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए H में रो जी आपको मल्टीप्लाई अलग से करना पड़ेगा, तब इसको आप बराबर लिख सकते हैं। देखिए 10 ग्राम सोना 10 ग्राम सोना के इक्वल होगा, 25,000 रुपए 25,000 रुपए के इक्वल होंगे। पर 10 ग्राम सोना 25,000 रुपए के इक्वल नहीं होगा, इक्विवेलेंट होगा, समतुल्य होगा। ठीक है, यानी 1 एटमॉस्फेयर जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के इक्विवेलेंट है, ना कि इक्वल है। इक्वल अगर करना चाहते हो तो इसमें फिर रो जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 into 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1.013 into 5 पास्कल, या 1.013 बार, या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी भी कह सकते हैं, या इसको 760 टॉर भी कहा जा सकता है। ठीक है, टॉर भी कहा जा सकता है। ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, चलिए आइए अब आगे हम लोग इस पे है ना बैरोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ने की कोशिश करें और गैस लॉज को जानने की कोशिश करते हैं। गैसेस को गवर्न करने के लिए कुछ बेसिक लॉज हैं जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, ये सब लॉज पहली बार इंसान ने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया था। बाद में मैं इसका इसी चैप्टर में लास्ट पार्ट में इसका थ्योरेटिकल प्रूफ भी दूंगा। ठीक है, तो आइए गैस लॉज जानने की कोशिश करते हैं। गैस लॉज कितने हैं? गैस लॉज हमें टोटल इतने गैस लॉज पढ़ने। पहला बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, तीसरा गे-लुसाक्स लॉ, चौथा एवोगैड्रोस लॉ। इसके अलावा हम लोग आगे इक्वेशन ऑफ स्टेट्स भी पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, और फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड लॉज इतने ही हैं, मेनली 4 हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। आइए सबसे पहले बॉयल्स लॉ देखते हैं। पहली चीज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ किसे कहते हैं? मान लीजिए ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसमें एक गैस है जिसका प्रेशर P1 है। ऐसे मैंने इसलिए बताया क्योंकि गैस ने ही इस पिस्टन को रोक रखा है और ये जो प्रेशर है ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। मान लिया इसका वॉल्यूम V1 है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, एक मुट्ठी रेत उठाइए और इसके ऊपर धीरे धीरे डालना। क्या होगा? आप पाएंगे कि जैसे जैसे आप इस पे रेत डालना शुरू करेंगे इसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इस पे रेत पड़ गई, रेत आपने डाल दिया, अब इसके अंदर जो प्रेशर लग रहा है P2, ठीक है, देखिए P1 वॉज इक्वल टू P एक्सटर्नल, बट एक्सटर्नल प्रेशर हैज इंक्रीज्ड। ये बाहर एटमॉस्फेयर का एक्सटर्नल प्रेशर है और इसमें प्रेशर ऑफ द सैंड भी लग रहा होगा। चूंकि
बाहर का प्रेशर बढ़ गया इसलिए अंदर का भी प्रेशर उसको रोकने के लिए क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और वॉल्यूम घट गया। मैं यहां पे देख सकता हूं इन सब प्रोसेस में ध्यान रखने की बात क्या है कि मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को बदलने नहीं दिया गया है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं, आप देखकर बता सकते हैं कौन बड़ा है, P1 की P2। आप कह सकते हैं सर P2 बड़ा है क्योंकि P2 ने एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ द सैंड को संभाल रखा है, जबकि P1 ने सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर को संभाल रखा है। ठीक है, तो P2 बड़ा है। V1 और V2 में कौन बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं कि V1 बड़ा वॉल्यूम है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटेगा। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम घटेगा। यानी मैं देख सकता हूं कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है अगर मैं टेम्परेचर को क्या रखता हूं, कांस्टेंट रखता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट आई कैन से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। P इज इक्वल टू K बाई V, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा जा सकता है व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 इज इक्वल टू डॉट 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 PN VN तक आप लिख सकते हैं। आप सेम सैंपल ऑफ गैस को किसी भी प्रेशर और वॉल्यूम पे ले जाइए, हर बार उनके प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट की वैल्यू सेम आएगी और बराबर आएगी। ठीक है, इसको बॉयल्स लॉ कहा जाता है। क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि बॉयल्स लॉ पे है ना ग्राफ प्लॉट करिए, ये प्लॉट करिए, वो प्लॉट करिए। तो ग्राफ प्लॉट करने के क्वेश्चंस करने से पहले आइए हम लोग जो है ना ग्राफ, कुछ बेसिक ग्राफ भी देखते हैं। सम बेसिक ग्राफ्स। ठीक है, बेसिक ग्राफ्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। पहला, अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से पास करता है ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये y एक्सिस है, z x एक्सिस है, तो हम इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करता, अगर उसका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट c है और एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा है, तो इस ग्राफ का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां m की वैल्यू जो है वो tan थीटा होगी। ठीक है, m की वैल्यू tan थीटा होगी। ठीक है, और ये थीटा जो है इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है। ठीक है, m को हम स्लोप कहते हैं, स्लोप कहते हैं। दूसरी चीज क्या, अगर ये इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर होगा, अगर ये इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ को अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, ठीक है ना, तो ये चीज नेगेटिव आएगी, -c। ठीक है, तब इसका ग्राफ y इज इक्वल टू है ना mx माइनस c हो जाएगा। ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx माइनस c हो जाएगा, ये ग्राफ का स्लोप हो जाएगा। ये अगेन एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निकाला जाता है, थीटा हो जाएगा। अगर ये ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, अगर मैं मानूं कि m और c की एग्जैक्ट वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये एंगल, ये जो ग्राफ है, ये एंगल, इस ग्राफ को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। क्यों? क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है, एंगल ऑब्ट्यूज है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल में जो m है वो नेगेटिव आएगा, स्लोप नेगेटिव आता है। ठीक है ना, जब भी एंगल, इतना जानिए, जब भी एंगल एक्यूट होगा स्लोप पॉजिटिव होगा, जब भी एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है ना, स्लोप नेगेटिव होगा। और यहां पे इंटरसेप्ट जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए मैंने प्लस c लिखा। अगर दोनों नेगेटिव हो जाए, स्लोप और इंटरसेप्ट, तो ग्राफ ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। यानी यहां स्लोप जब भी नेगेटिव होगा एंगल ऑब्ट्यूज होगा, और इंटरसेप्ट जो है नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव इंटरसेप्ट एक्स्ट्रापोलेट करने पे आ रहा है। इस ग्राफ, ये ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। ठीक है, माइनस एम एक्स माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक तो स्ट्रेट लाइन के ग्राफ हो गए। और क्या, और भी एक आध ग्राफ आपको जानने चाहिए, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, और पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है, ये भी आपको जानने की जरूरत है।
अगर ग्राफ ऐसा आता है तो हम कह सकते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, ये ग्राफ जो है x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। इसको, इस ग्राफ को, अगर ग्राफ ऐसा आता है तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहेंगे, हाइपरबोला ग्राफ कहा जाएगा। और दो ग्राफ हम खींच लेते हैं, उसके बाद आप अमूमन सारे ग्राफ केमिस्ट्री के बना पाएंगे। ये जो ग्राफ आएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। यानी आप इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, या है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई इसका ग्राफ हो सकता है। ठीक है ना, के वाई इसका ग्राफ हो जाएगा। x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, y की वैल्यू हमेशा इससे पॉजिटिव निकल के आएगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, के वाई हो जाएगा इसका ग्राफ। अगर ग्राफ ऐसे है, अगर ग्राफ ऐसे है तो इसकी इक्वेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, मतलब वाई पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उसका स्क्वायर हो के हमेशा पॉजिटिव हो, यानी एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इतने ये बेसिक ग्राफ हैं जो आपको जानने चाहिए। और एक चीज और कर सकते हैं ना, इस ग्राफ को आप लिख सकते हैं, अगर ये a डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे, तो इस ग्राफ की वैल्यू हो जाएगी y इज इक्वल टू a। ठीक है, और अगर एक ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, b लेंथ का है, तो आप इसको y इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू b लिख सकते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर x की वैल्यू b होगी, इसके हर पॉइंट पर y की वैल्यू a होगी। ठीक है ना, y की वैल्यू a होगी। तो ये कुछ बेसिक ग्राफ हैं जो हमें जानने चाहिए। आइए अब बॉयल्स लॉ पर हम लोग कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस करते हैं। अगर कोई कहे प्लॉट द फॉलोइंग ग्राफ फॉर बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के लिए फॉलोइंग ग्राफ प्लॉट करिए। क्या, जैसे कोई कहता है P और V का ग्राफ प्लॉट करिए, पहला ग्राफ बॉयल्स लॉ के लिए। तो जिस लॉ के लिए ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए उसको लिखा जाए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लिखा मैंने, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो y एक्सिस पे है उसको y ले लीजिए, जो x एक्सिस पे है उसको x ले लीजिए। ठीक है, जो y एक्सिस पे है उसको y ले लीजिए, जो x एक्सिस पे है उसको x ले लीजिए। इसको मैं लिख सकता हूं y इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, x और y, जो y एक्सिस पे पैरामीटर हो उसको y ले लीजिए, जो x एक्सिस पे उसको x ले लीजिए, और जिसके लिए, जिस लॉ के लिए प्लॉट करने को कहा जाए उस लॉ के लिए, लॉ में उन वैल्यूज को रख दीजिए, इसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है ना, ये साफ दिख रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। सेकेंड ग्राफ, अगर कोई कहता है प्रेशर और 1/, वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं बॉयल्स लॉ किसे कहते हैं, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, P को क्या ले लिया जाए, Y, और 1/V को X ले लो, तो V को क्या ले लेंगे, 1/X। ठीक है, V को 1/X ले लें, 1/X इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, Y इज इक्वल टू, V को मैंने 1/X ले लिया, P को मैंने Y ले लिया। जो भी Y या X एक्सिस पे दिखता है उसको X ले लीजिए, जो भी Y एक्सिस पे दिखता है उसको, है ना, जो भी Y एक्सिस पे पैरामीटर होता है उसको Y ले लीजिए, और प्रॉपर मॉडिफिकेशंस करके जो भी बॉयल्स लॉ के लिए, क्योंकि बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ प्लॉट करना है तो बॉयल्स लॉ की इक्वेशन में इसको रख दीजिए, Y इज इक्वल टू KX आ जाएगा, और इसका ग्राफ आप देख सकते हैं ऐसा आना चाहिए, बिकॉज ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, Y इज इक्वल टू MX ग्राफ जो होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तीसरा ग्राफ देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि
व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ 1 बाई पी वर्सेस वी, क्या लिखेंगे आप? फिर अगेन बॉयल्स लॉ क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, 1 बाई पी को y ले लो, v को कितना ले लो? x ले लो, p को हम 1 बाई y ले लेते हैं, v को हम x ले लेते हैं, p को 1 बाई y ले लिया जाए, v को x ले लिया जाए, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना? x बाई y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू 1 बाई k इंटू x लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, जो भी 1 बाई p था उसको y ले लिया, यानी p रेसिप्रोकल ले लिया, p बराबर 1 बाई y हो गया, v को x ले लिया, v को x रखा, p को 1 बाई y रखा, x बाई y इज इक्वल टू कांस्टेंट, y इज इक्वल टू 1 बाई k इंटू x, y इज इक्वल टू k डैश इंटू x। ठीक है ना? y इज इक्वल टू k डैश इंटू x। अब ये जो ग्राफ है 1 बाई कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट लिख दिया मैंने यहां पे। फिर अगेन आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये y इज इक्वल टू mx जैसा दिखाई पड़ रहा है, यानी ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करता है। आइए चौथा ग्राफ देखते हैं। चौथा ग्राफ है 1 बाई पी और 1 बाई वी का। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं? पीवी, फिर बॉयल्स लॉ के लिए प्लॉट करें, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, 1 बाई पी इज इक्वल टू वाई, पी इज इक्वल टू 1 बाई वाई लिख सकते हैं। 1 बाई वी इज इक्वल टू एक्स, v इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इन दोनों वैल्यूज को आप बॉयल्स लॉ के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं? p इज इक्वल टू 1 बाई वाई इंटू v इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई 1, रेसिप्रोकल ले लीजिए। क्या आ जाएगा? एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाई कांस्टेंट, एक्स वाई इज इक्वल टू k डैश। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और ये ग्राफ कैसा आएगा? ये ग्राफ आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये ग्राफ कैसा आएगा? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पांचवी बात, अगर कोई कहता है कि आप लॉग p वर्सेस लॉग v का ग्राफ प्लॉट करिए, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए आप कर सकते हैं। आपको मालूम है लॉग के 3 नियम है। लॉग का नियम क्या है? लॉग अगर दो प्रोडक्ट चीजों के प्रोडक्ट का होता है तो उसको जोड़ देते हैं। log m into n is log m plus log n, log m by n is log m minus log n, log m to the power of n is n into log m। ठीक है ना? ये आ जाता है। ठीक, n into log m। तो हम यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, log लीजिए, log pv is equals to log k लिख सकते हैं। हम ये वाला फॉर्मूला यहां लगाएंगे। दो चीजों का प्रोडक्ट है, क्या लिख सकते हैं? log p प्लस log v is equals to log k। ठीक है ना? log p is equals to y ले लो, log v is equals to x ले लो। ठीक है, log p को हम y ले लेते हैं, log v को हम x ले लेते हैं, कांस्टेंट हो जाता है। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी। मैंने ऐसा लिखा। ठीक है ना? मैंने log p को y ले लिया, log v को x ले लिया, log p को y, log v को x, log k को c ले लिया। ठीक है, x को इधर ले आइए, माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। माइनस 1 को मैंने माइनस 1 लिख दिया। अब मैं देख सकता हूं ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा है, जहां स्लोप इसका नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव मतलब एंगल इसका 190 से ज्यादा होना चाहिए, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव मतलब ये एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को 0 से ऊपर यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको कट करना चाहिए। तो log p और log v का ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा, ये इसका ग्राफ निकल के आता है। ये लॉग के नियम है जो आप लोग याद रखेंगे तो आगे ग्राफ प्लॉट करने में आसानी होगी। अब तक मैंने 5 ग्राफ बताए हैं, आइए एक आध ग्राफ और सीखते हैं। अगला ग्राफ है, अगर आपसे कहा जाए log p और log v का ग्राफ देखा हम लोगों ने, log p log 1 बाई v का ग्राफ प्लॉट किया जाए बॉयस लॉ के लिए, कैसे करेंगे? आइए फिर देखते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, p इज इक्वल टू k बाई v,
P इज इक्वल टू K इंटू 1 बाई V। ठीक है, log P इज इक्वल टू log K इंटू 1 बाई V। ठीक है, log P इज इक्वल टू log 1 बाई V। यहां मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, प्लस log K। दो चीजों के प्रोडक्ट का log जो होता है ना, वो उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, और log P इज इक्वल टू y ले लीजिए, log 1 बाई V इज इक्वल टू x ले लीजिए, ये y हो जाएगा। और log 1 बाई V को हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ये कांस्टेंट जैसा है। अगेन मैं यहां पे 1 मल्टीप्लाई कर सकता हूं, साफ दिखाई पड़ रहा है ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहां स्लोप पॉजिटिव है, यानी एक ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप पॉजिटिव है और इसका एंगल जो है ना 45 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि tan 45 डिग्री स्लोप होता है और tan 45 डिग्री लेने पर स्लोप की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। ठीक है, और ऑफ कोर्स इसका इंटरसेप्ट जो है ना k अगर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, c पॉजिटिव है। ये एक ग्राफ हो गया। अगला ग्राफ क्या, 6th 7th ग्राफ। अगर आपसे कोई पूछता है कि log 1 बाई P और log V का ग्राफ प्लॉट करिए, वो भी आप कर सकते हैं। कैसे, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V इज इक्वल टू K बाई P, V इज इक्वल टू K इंटू 1 बाई P, log V इज इक्वल टू log K इंटू 1 बाई P, log V इज इक्वल टू log 1 बाई P प्लस log K। अब फिर वही किया जाए, log V को x ले लीजिए, log 1 बाई P को y ले लीजिए। log 1 बाई P को अगर मैं log V को x ले लेता हूं और log 1 बाई P को y ले लेता हूं और ये इसको c ले लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू x माइनस c, y इज इक्वल टू 1 इंटू x माइनस c। आप देख सकते हैं ये y इज इक्वल टू mx माइनस c ग्राफ जैसा है, यानी इंटरसेप्ट नेगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब एंगल जो है ना 45 से 90 से कम होना चाहिए। अब बल्कि यहां पे स्लोप 1 है, मतलब एंगल जो है वो पक्का 45 डिग्री ही होगा, तभी इसका स्लोप 1 आ रहा है। और ये चीज जो है इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ जाएगा। तो अब तक मैंने 7 ग्राफ बॉयल्स लॉ पे बताए हैं। जो ग्राफ मैं जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे ही चार्ल्स लॉ के लिए और आगे लॉज के लिए भी सेम फंडे पे आप प्लॉट करेंगे। आइए एक ग्राफ और देखते हैं। 8th ग्राफ, अगर कोई कहता है log 1 बाई P log 1 बाई V, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, रेसिप्रोकल ले लीजिए। 1 बाई PV इज इक्वल टू 1 बाई कांस्टेंट, 1 बाई P इंटू 1 बाई V इज इक्वल टू 1 बाई कांस्टेंट। log ले लीजिए, log 1 बाई P इंटू 1 बाई V इज इक्वल टू log 1 बाई कांस्टेंट, log 1 बाई P प्लस log 1 बाई V इज इक्वल टू log कांस्टेंट को हम C कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या, तो हमेशा कोशिश ये करनी है कि जो y एक्सिस पे है उसको है ना y ले लीजिए, जो x एक्सिस पे है उसको x ले लीजिए, और जैसे एक्सप्रेशन में अगर वैसा हमें उस फॉर्मेट में चीजें मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या है ना, इसको हम y ले सकते हैं और log 1 बाई V को हम x ले सकते हैं। y प्लस x इज इक्वल टू C, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस C, y इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू x प्लस C। ठीक है, ये आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, और इंटरसेप्ट जो है इसका पॉजिटिव है। स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और स्लोप नेगेटिव ही नहीं है, -1 है ना। -1 स्लोप का मतलब होता है एंगल 135 का होना, यानी इसका ग्राफ पक्का ऐसा आएगा है ना, स्लोप एंगल 135 डिग्री और इंटरसेप्ट जो है इसका वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ग्राफ 9th। अगर कोई कहता है कि बॉयल्स लॉ के लिए आप PV वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करिए, या बॉयल्स लॉ के लिए आप PV वर्सेस है ना P ग्राफ प्लॉट करिए, कर सकते हैं। चूंकि हमें पता है कि PV की वैल्यू वॉल्यूम के अनुसार नहीं बदलती, वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, इसलिए इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। यहां पे भी PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, बदलेगा नहीं, इसलिए ग्राफ सीधा रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, यानी ये क्या बता रहा है, प्रेशर जितना भी बदलिए PV की वैल्यू कांस्टेंट रहे, यानी PV की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आज गैसियस स्टेट के लेक्चर 1 में बस इतना ही। आज हम लोगों ने गैसेस के मेजर पैरामीटर्स पढ़े। पहले पढ़ा कि इस मैटर कितने तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
गैस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये पढ़ा। फिर हम लोगों ने है ना इस चीज की पढ़ाई की कि गैस के कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, प्रेशर की यूनिट्स वगैरह पढ़ी, एटमॉस्फेयर डिफाइन किया, व्हाट इज वन एटमॉस्फेयर है ना, ऐसा यूनिट में कितना होता है, इसके ऊपर बातचीत की। फिर हम लोगों ने बॉयल्स लॉ पे बातचीत की, ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए इस पे बातचीत हुई, और ग्राफ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, लगभग मैंने 10 क्वेश्चंस कराए। आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे हम लोग, तो मैं आपको बॉयल्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और बैरोमीटर पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू सो मच।